स्टूडेंट्स ऐड नहीं हो रहे, 1 मिनट हो गया। तो पहले एनपीवी क्लियर हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गया। अब हमारी बात आती है पेबैक पीरियड और आईआरआर पर, ठीक है, सॉरी एआरआर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। हमारा एनपीवी, आईआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये तीनों मेथड क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इनमें? नो मैम। ओके, और एक और चीज सबसे इम्पोर्टेंट, आज हमने असाइनमेंट का मैसेज किया है ग्रुप पे, देख लिया होगा तो। समझ गई, हर बता दी। हाँ, जो यूनिट 4 है तुम लोगों की, इसमें उसमें जो इन्वेंट्री वाला पार्ट है, वो सब कुछ जितना है वो सारा असाइनमेंट का है। मैम यूनिट 4 है पूरा? पूरी नहीं बेटा, उसमें वो भी है ना, इन्वेंट्री के साथ साथ वर्किंग कैपिटल भी है। वर्किंग कैपिटल सिर्फ इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट करना है। ओके मैम। हाँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट करना, और उसके साथ साथ उसमें जो टेक्निक्स होती है, जो कुछ भी है वो सब कुछ करना, ठीक है। और जो वो आईटी टूल्स फॉर बिजनेस पेपर है, उसकी जो यूनिट 2 है वो पूरी असाइनमेंट में है, पूरी। वो पता है। हाँ मैम वो पता है। हाँ, वो तो वैसे इजी है भाई, एमएस ऑफिस अगर करोगे तो उसके कंपोनेंट्स या पार्ट्स में या टाइप्स में, एप्लीकेशन में सारा कुछ आएगा, एमएस वर्ड भी आएगा, एमएस एक्सेल भी आएगा, ठीक है। यस मैम। और क्या कहना था, हाँ, और 15 मई लास्ट डेट है, सैटरडे है 5 मई को, तो तुम लोगों के पास नेट 15 दिन है। वैसे तो हमने असाइनमेंट पहले से बोल रखा था आईटी टूल्स का, बट स्टिल हम दोनों साथ में ही ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर किसी बच्चे को पूछना हो तो तुम अपने एंड से उसको बता देना, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो अब बात करते हैं हम पेबैक पीरियड मेथड की। पेबैक पीरियड मेथड क्या कहता है कि कोई पैसा अगर हमने कहीं इन्वेस्ट किया है, या किसी को या सपोज कोई प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिला, ठीक है, तो और उस प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्टिंग जितनी भी रही हो, हम उस प्रोजेक्ट में हमने जितना पैसा लगाया, वो पैसा हम कितने टाइम पीरियड में रिकवर कर लेंगे। रिकवर इन द सेंस कि वापस हम पा लेंगे, वो कहलाता है पे बैक पीरियड मेथड, ठीक है। लाइक इस क्वेश्चन में देखो, कोई प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज है, और वो 20,000 रुपए के एनुअल कैश इनफ्लो जनरेट करता है फॉर 8 ईयर्स, 8 साल तक, ठीक है। हमें पे बैक पीरियड बताना है। देखो, अगर हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग 1 लाख रुपए है और जो 8 साल तक इनफ्लोज जनरेट कर रहा है, दैट मीन्स जो प्रोजेक्ट का लाइफ टाइम स्पैन है वो कितना है, 8 ईयर्स हो गया। जो इनफ्लोज है वो 20,000 रुपीज हो गए, ठीक। अब हमें पेबैक पीरियड बताना है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा इनिशियल आउटले है डिवाइडेड बाय जो भी हमारा एनुअल कैश इनफ्लो रहा है। तो इनिशियल आउटले हमारा 1 लाख रुपीज था, एनुअल कैश इनफ्लो रहा कितना, 20,000 रुपए। हमने आपस में डिवाइड कर दिया दोनों को, तो जो हमारा टाइम पीरियड आया, जो वैल्यू आई, वही हमारा उतना ही रिकवर टाइम पीरियड हो जाएगा कि 5 ईयर्स में हमें ये पैसा पूरा हम वापस अचीव कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है ना? यस मैम। ओके, नेक्स्ट हमारा मेथड है, ये पीडीएफ हम सेंड कर चुके हैं तुम लोगों को, एक बार देखना, क्लास ग्रुप पे सारे नोट्स अवेलेबल है, ठीक है, देख लेना एक बार, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम वापस से रीसेंड कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोई हमारा प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्टिंग है 5 लाख रुपीज, ठीक है, हमें इनिशियली मतलब उस प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं, तब हमें जो एनुअल प्रॉफिट होता है 80,000 का होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन, जो कि हमने डेप्रिसिएशन पे की है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 12% पर एनम। ये जो हमें लिखा है एंड यील्ड्स एनुअल प्रॉफिट, यील्ड्स माने आउटपुट कहते हैं जिसे, एनुअल प्रॉफिट मीन्स हमें हर ईयर प्रॉफिट हो रहा है कितना, 80,000 रुपए का, और जो कि 80,000 है ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है, मतलब डेप्रिसिएशन पे करने के बाद हमें इतना पैसा मिल रहा है, कितना, 12% जो हम डेप्रिसिएशन पे कर रहे हैं, जब हम वो पे कर ले रहे हैं तब हमें 80,000 मिल रहा है, बट बिफोर टैक्स ऑफ 50%। बट ये जो प्रॉफिट है अभी इसमें हमने टैक्स पे नहीं किया है, जो कि है 50% का। तो सबसे पहले हम अपना वो प्रॉफिट का अमाउंट निकाल ले जिसके बेसिस पर हम अपना पे बैक पीरियड रिकवर कर पाएंगे।
तो सबसे पहले हमें जो भी हमें डेटा दे रखा है उस हिसाब से हम पर्टिकुलर्स बनाएंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे बिफोर टैक्स, जो कि अभी हमने टैक्स पे नहीं किया है, तो कितना था 80,000 रुपए। टैक्स हमें कितना दे रखा है, टैक्स एट द रेट 50% दे रखा है, तो 80,000 का 50% कितना हो जाएगा, 80,000 इंटू 50/100 करेंगे तो हमारा 40,000 आ गया। अब ये जो हमारा 40,000 आया है, ये हमारा आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब हमने लेकिन हमें जो निकालना है वो ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। मतलब कि जिसमें हमें डेप्रिसिएशन भी अभी हमने ना पे की हो और टैक्स भी, क्योंकि हमें टोटल जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है हम उसी से ही अपना पे बैक पीरियड निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा आ गया फाइनल प्रॉफिट, कि जब हम डेप्रिसिएशन भी पे कर चुके हैं और टैक्स भी पे कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल प्रॉफिट आया है इसमें जो हमारी डेप्रिसिएशन है 12% की, हम वो भी ऐड कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन हमारी किस पे हुई होगी, ये जो हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है 5 लाख रुपए, इसी पर तो हमारा डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 5 लाख का 12% निकालेंगे। 5 लाख का 12% कितना आया, 60,000। वो 60,000 हमने इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर दिया, हमारा कितना बन गया, 1 लाख रुपीज। ये हमारा बन गया क्या, एनुअल कैश इनफ्लो का, जो कि टैक्स पे कर चुके हैं और डेप्रिसिएशन नहीं पे किया है उससे पहले का है। बेसिकली यही हमारा कैलकुलेटेड प्रॉफिट होगा। अब हम क्या करेंगे, पे बैक पीरियड का मेथड फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, इनिशियल आउटले डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल आउटले कितना दे रखा है 5 लाख रुपए, एनुअल कैश इनफ्लो आ रहा है 1 लाख रुपए का, आपस में डिवाइड करोगे जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारा पे बैक पीरियड हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, बहुत इजी मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, डिटरमाइन द पे बैक पीरियड फॉर अ प्रोजेक्ट व्हिच रिक्वायर्स अ कैश फ्लो ऑफ कैश आउटले ऑफ ₹10,000, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट है हमारा जिसके लिए जो कैश इनिशियल कैश आउटले है वो है 10,000 रुपए का, और जो हमें जनरेट होते हैं, क्या जनरेट होते हैं, जो कैश इनफ्लोज जनरेट होते हैं वो होते हैं 2,000, 4,000, 3,000। जो लास्ट में वैल्यू मिसिंग है ये हमारी 2,000 रुपीज है, ठीक है। हमारे 4 इनफ्लोज जनरेट हो रहे हैं, दैट मीन्स, और लिखा है इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स जो हमारा प्रोजेक्ट का लाइफ स्पैन है वो कितने ईयर्स का है, 4 ईयर्स का, ठीक है। प्रोजेक्ट में इनिशियली हमारी कॉस्ट लगी है 10,000 रुपए, ठीक है। बट जो हमें कैश इनफ्लोज जनरेट हो रहे हैं वो हमें 11,000 रुपए के जनरेट हो रहे हैं। तो 11,000 से तो हमें वो टाइम पीरियड जानना है कि जितने टाइम पीरियड में हमारा ये 10,000 रुपए रिकवर हो जाए। अब देखो, अगर हम पहले, दूसरे और तीसरे साल की बात करें तो वहां से हमें 9,000 रुपए जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अभी भी हम 1,000 रुपए कम है जो हमने इनिशियल आउटले लगाया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1,000 रुपए है जो यहाँ पे हमारा कम आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारा जो कैश इनफ्लो है 3 साल का, ये 9,000 रुपए है हमारा, ये 1,000 रुपए कम है इनिशियल आउटले से। अब हम इस क्या करेंगे, 1,000 रुपए को क्या करेंगे, 2,000 से डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि अभी हम 1 साल पीछे चल रहे हैं। 1 साल पीछे क्यों चल रहे हैं, ये हमने 3 ही साल तो अभी लिए हैं, और हमारा जो प्रोजेक्ट का लाइफ टाइम है वो है 4 इयर्स, ठीक है। तो हमने अभी जो 3 साल कंसीडर किए उसमें हमारा अमाउंट आ रहा है 9,000 रुपए का। अभी भी हम 1,000 रुपए के से कम है और 1 साल पीछे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1,000 रुपए कम है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2,000 रुपए से। 2,000 से इसलिए करेंगे क्योंकि वही कैश इनफ्लो अभी हमारा पेंडिंग में है, और 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मंथ से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि मान लो 3 इयर्स प्लस कुछ मंथ्स आ रहा है। इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन आती है, और यहाँ पे हमें ईयर और मंथ में स्पेसिफिक करना होना पड़ता, ठीक है। इसलिए हमने 12 मंथ्स जब लगाया तो हमारा आंसर आया 6 मंथ्स। मतलब 3 इयर्स तो ऑलरेडी हमारे हैं, क्योंकि 3 साल का तो हम रिकवर कर ही रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 1,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा था इसके लिए हमारा वैल्यू आई है 6 मंथ।
मतलब जो हमारा टोटल पे बैक पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 3.5 ईयर्स या 3 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। अब क्लियर हुआ? बोलो बच्चों। मैम ये जो 9,000 जो काउंट किए थे वहां तक तो समझ आया, हाँ बट ये मैम ये डिवाइड जो करना है वो देखो नहीं समझ फिर से आ रहा। ध्यान दो, देखो 3 सालों में हमने 9,000 रुपए हमारा जनरेट हो रहा था। अब ये जो 2,000 रुपए ये है, ये हमारे चौथे साल का कैश इनफ्लो है। जब हम ये ऐड कर रहे हैं तो हमारा 11,000 हुआ जा रहा है। दैट मीन्स हम 1,000 रुपए ज्यादा ही तो ले रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अब ये जो यस मैम। 1,000 रुपए ज्यादा है, हमें अगर हम इस पर ध्यान ना दें, हमें मतलब 9,000 रुपए 3 साल में जनरेट हुआ, ठीक है। अब ये जो 10,000 होगा ये तीसरे और चौथे साल के कहीं बीच में ही तो आएगा, पे बैक पीरियड लिखा हुआ है ना। सो यस मैम। पे बैक पीरियड इज समवेयर बिटवीन 3 एंड 4 ईयर्स, ठीक है। अब 3 साल से और 4 साल के बीच में आएगा, दैट मीन जो कैलकुलेशन होगा वो ईयर्स में नहीं मंथ्स में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि पूरा पूरा 4 साल हो नहीं रहा है और 3 साल पूरा लग रहा है, उससे ऊपर कुछ महीने लग रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें 1,000 का डिफरेंस आ रहा है 11 और 10,000 के बीच से, इसको हम डिवाइड कर देंगे इस चौथे साल के कैश इनफ्लो से। चौथे साल का कैश इनफ्लो कितना है, 2,000 रुपए। हमने क्या किया, 1,000 को इस 2,000 से डिवाइड करके जो 12 मंथ्स था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब 1,000 डिवाइडेड बाई 2,000 इंटू 12 मंथ्स कितना आया, 6 मंथ्स आ गया। दैट मीन्स हमारा जो पे बैक पीरियड हुआ वो 3.5 ईयर्स या 3 ईयर्स और 6 मंथ्स हो गया। अब बताओ, अब क्लियर हुआ? यस मैम। कुछ करना नहीं होता है, जो हमारे अमाउंट का डिफरेंस हो, मतलब कैश आउटले वाले अमाउंट का डिफरेंस हो डिवाइडेड बाय एवरेज इनफ्लो का डिफरेंस हो, उसको मल्टीप्लाई करना होता है टाइम से। यही तो फॉर्मूला हम पिछले क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर रहे हैं कि क्या फॉर्मूला होता है हमारा, इनिशियल आउटले, ये इनिशियल आउटले डिवाइडेड बाय एनुअल इनफ्लो। यही तो हमने भी किया है। इनिशियल आउटले में हमारा 1,000 का डिफरेंस आ रहा है, एनुअल इनफ्लो में हमारा 2,000 का डिफरेंस आ रहा है इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारा 12 मंथ्स का तो डिफरेंस चल ही रहा है, क्योंकि 1 साल का डिफरेंस पड़ रहा है और हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कहीं तीसरे से चौथे साल के बीच में आनी है। दैट मीन्स हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3.5 ईयर्स या 3 ईयर्स और 6 मंथ्स। अब क्लियर है? अब देखो, अब हम अपने नेक्स्ट ओहो अब हम अपने नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, जो कि है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एक सेकेंड ओपन कर रहे हैं। हाँ, क्या हो रहा है, ये जो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, जिसे हम शॉर्ट में ARR मेथड भी कहते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इसका हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारे बहुत सारे फॉर्मूलों पर बेस्ड होता है। लाइक अभी जैसे हमने अभी पिछले सेमेस्टर में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा था, अगर हमें कंट्रीब्यूशन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें कंट्रीब्यूशन निकालना होता है तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें कहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम जो भी वैल्यूज हमें गिवन होती है वही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम क्या करते हैं, जब हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना होता है तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है एवरेज एनुअल एवरेज नेट अर्निंग्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। नेक्स्ट है एनुअल एवरेज नेट अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। जैसा क्वेश्चन में हमें मेंशन रहेगा उसी हिसाब से हम निकाल लेंगे। फिर है इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर एनुअल नेट अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इनिशियल इंक्रीज इन रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इनटू 100। जो हमारा फॉर्मूला था उसी से हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है, या वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये ऊपर के 3 फॉर्मूले हमारे इन्वेस्टमेंट और अर्निंग्स पर बेस्ड थे। लास्ट फिर से ये जो हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले, इसमें हमारी स्क्रैप वैल्यू भी ली गई है एसेट की। स्क्रैप वैल्यू समझते हो, जो भी एसेट का टाइम पीरियड होता है, जैसे कोई मशीनरी है उसका टाइम पीरियड मान लो 5 साल या 6 साल है, उस 5 साल में तुमने वो खरीदी थी मशीनरी 1 लाख रुपए की, 5 साल बाद उसकी कीमत रह गई सिर्फ कितनी, 80,000, 20,000 का जो लॉस आया है ना, यही हमारा वियर एंड टियर या स्क्रैप वैल्यू कहलाती है, ठीक है। जो हमारे क्वेश्चन में जैसी वैल्यूज दे रखी होगी हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन पे।
हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फॉर प्रोजेक्ट्स ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग। कोई भी दो प्रोजेक्ट्स हमें दे रखे हैं, एक प्रोजेक्ट ए है, दूसरा प्रोजेक्ट हमारा बी है, हमें उसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बताना है। ये जो दोनों प्रोजेक्ट है, इन दोनों प्रोजेक्ट का हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 20,000 रुपए और 30,000 रुपए, ठीक है। और एक्सपेक्टेड लाइफ दे रखी है कि जो भी प्रोजेक्ट है उसका टाइम क्या है, ए की बात करें तो 4 साल है, बी की बात करें तो 5 साल है, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड दे रखा है 4 साल और 5 साल, इन 4 सालों में और 5 सालों में हमारे कुछ इनफ्लोज भी जनरेट हो रहे होंगे। तो जो भी हमारी इनफ्लोज या हमारी इनकम जनरेट हो रही है वो हमारी आफ्टर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस है। मतलब जो भी इनकम होगी उसमें तुमने इंटरेस्ट भी, डेप्रिसिएशन भी और टैक्स भी सब पे ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। और हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12% का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। हमें इन्वेस्टमेंट दे रखा है दोनों प्रोजेक्ट्स का, और क्या दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, जो हमें ये इनफ्लोज हैं टोटल हम इनका करके प्रोजेक्ट ए के लिए अलग लिख लेते हैं, प्रोजेक्ट बी के लिए अलग लिख लेते हैं। जरा टोटल चेक करके बताओ, प्रोजेक्ट ए का 6,000 और प्रोजेक्ट बी का 10,000 आ रहा है, बोलो बच्चों। यस मैम। ठीक है। अब हमने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, 6,000 ए के लिए आया, बी के लिए 10,000 आ गया। अब ये टोटल प्रॉफिट तो आ गया, बट अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट देखो, हर एक ईयर के इनफ्लोज में डिफरेंस था, ठीक है। जब हम एवरेज प्रॉफिट या एवरेज इनफ्लो निकालेंगे तो जो हमारा एक एवरेज आएगा वो हम लगा लेंगे कि उतने साल तक लगातार हमें वही अमाउंट मिलता रहा इन द फॉर्म ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक। अब एवरेज इनफ्लो के लिए क्या करेंगे, जो हमारा टोटल प्रॉफिट आया उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट ए है उसका जो लाइफ है वो है 4 इयर्स। तो जो प्रोजेक्ट ए का प्रॉफिट है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जो प्रोजेक्ट बी का प्रॉफिट है उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट बी का जो लाइफ है वो है 5 इयर्स। अब बताओ, जो प्रोजेक्ट ए का प्रॉफिट 6,000 है उसकी वैल्यू एवरेज प्रॉफिट की और प्रोजेक्ट बी की एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू सही आ रही है, कैलकुलेट भी करते चलो। यस मैम सही है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट निकालेंगे या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो हमें निकालने की जरूरत नहीं होती है, वो हमें ऑलरेडी गिवन है। प्रोजेक्ट ए पे हमने इनिशियली इन्वेस्ट किया था 20,000 रुपए, प्रोजेक्ट बी पे हमने इनिशियली इन्वेस्ट किया था कितना, कितना किया था, 30,000 रुपए, ठीक है। यस मैम। अब हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, वो हमारा कैसे निकलेगा, देखो जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है एआरआर का एवरेज एनुअल प्रॉफिट, सुन रहे हो ना, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब हम प्रोजेक्ट ए की बात करें तो प्रोजेक्ट ए का एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना था, 1,500 रुपए, नेट इन्वेस्टमेंट था 20,000 रुपए। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी 1500 डिवाइडेड बाय 20,000 इनटू 100, हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 7.5%, ठीक है। और अब हमें क्या है, प्रोजेक्ट बी के लिए सेम काम हमने किया, तो हमारा वहां क्या था, जो एवरेज प्रॉफिट था वो था 2,000 रुपए का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 30,000 का, फॉर्मूले में वैल्यू रखी तो 2,000 अपॉन 30,000 इंटू 100, तो हमारा जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आया वो 6.66% आ गया, ठीक है। अब लेकिन एक चीज है, जो हमें एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, ठीक है, जो हमने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकाला है वो ध्यान दो, वो हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट या एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से निकाला है। ध्यान दो, ये हमारा ये जो निकला है 7.5 और 6.66, ये हमारी इन वैल्यूज पर आया है। इन वैल्यूज मीन्स जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला है, ठीक है। हमें किस पर निकालना है, ये जो हमारे इनफ्लोज हैं अलग अलग इनके ऊपर निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके कैलकुलेशन के लिए जो ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, हमने क्या किया है, इसका एवरेज निकाला है,
इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये रिटर्न नेट इन्वेस्टमेंट है इसका भी हम हाफ करेंगे। हाफ क्यों करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है? बोलो बोलो बच्चों। नो मैम। देखो दो काम हो सकते हैं, या तो इसी जगह पर हम यहाँ पर ही क्लियर कर दें, ये 7.5 आया है, ये 6.66 आया है, इसको हम यहाँ पर ही जस्ट इसका डबल कर दें। डबल क्यों करें, क्योंकि हमने यहाँ पे एवरेज इनफ्लो निकाले थे, एवरेज के लिए हमने डिवाइड किया था जो हमारे टाइम पीरियड था उसके अकॉर्डिंग, है ना। बट यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ हमने ऑलरेडी डिवाइड कर रखा था, या तो हम ये डिवाइड ना करते, हम डायरेक्ट 6,000 और 10,000 पर निकालते, ठीक है। या फिर अगर हमने एवरेज इनफ्लो निकाला है तो ये जो हमारी वैल्यू आई है इसका हम जस्ट डबल कर दें, क्यों, क्योंकि यहाँ हमने एवरेज निकाला है, तो अगर हम यहाँ डबल कर देंगे तो हमारी वैल्यू इक्वेट हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? नहीं आ रहा समझ में? मैम ये वो डिवाइड 2 से क्यों किए वो फिर से बता दीजिए। देखो यहाँ हम अब तक क्या करते आते थे, हम हर एक एक इनफ्लो की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते थे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से। यहाँ हमने क्या किया, एक एक वैल्यू का जो टोटल था टोटल पर ध्यान दिया, और टोटल ये कैश इनफ्लो था, हमने इसका एवरेज यूज कर लिया, ठीक है। प्रोजेक्ट ए के लिए 4 साल से डिवाइड किया, प्रोजेक्ट बी के लिए 5 साल से, यहाँ हमने जस्ट इसका हाफ कर दिया। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है हमारी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की, ये आई है किसकी हेल्प से, एवरेज एनुअल प्रॉफिट से। बट यहाँ जो हमें दे रखा है ये टोटल प्रॉफिट है, कोई एवरेज प्रॉफिट तो हमें दे नहीं रखा है। या तो हम क्या करें, ये जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट आए हैं इन्हीं को हम डबल कर दें, ठीक है, तो वो हमारे किस पर आ जाएंगे, एनुअल प्रॉफिट पर आ जाएंगे। या फिर हम क्या करें, जो भी हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसको भी हम पहले हाफ कर दें, जैसे हमने यहाँ पे एवरेज निकाला है वैसे ही हम एवरेज निकाल ले इन्वेस्टमेंट किसका, दोनों प्रोजेक्ट में जो भी हमने इनिशियली अप्लाई किया था, जितना भी इन्वेस्ट किया था, अप्लाई किया था, लगाया था, उसका भी हम आधा कर ले, फिर उस हाफ की हेल्प से हम इस एवरेज को निकालें। दो काम हो सकते हैं, या तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल करो, या अगर तुमने एनुअल प्रॉफिट की जगह पे एवरेज एनुअल प्रॉफिट यूज किया है तो इस एवरेज एनुअल प्रॉफिट को रिलेट करोगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से। क्यों, ये देखो अभी हमने जब फॉर्मूले बताए थे तो हमारा ARR का फॉर्मूला क्या था, एनुअल एवरेज नेट अर्निंग्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, एनुअल एवरेज नेट अर्निंग्स बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अगर हम यहाँ पे जो हमारी अर्निंग्स है उसका हम एवरेज ले रहे हैं तो जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल आउटले है उसका भी हमें एवरेज ही लेना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ए और बी का 20,000 और 30,000 है उसका हम हाफ कर लेंगे, मतलब 10,000 और 15,000। अब इस हाफ जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ARR। कैसे निकलेगा, एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना था हमारा, एवरेज एनुअल प्रॉफिट 1500 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट ए के लिए था 10,000 इंटू 100, ठीक है। प्रोजेक्ट बी पे आए तो हमारा एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना था, 2000 आया था, उसको डिवाइड करेंगे किससे, एवरेज इन्वेस्टमेंट, वो हमारा कितना आया था 15,000 इंटू 100। अब जो वैल्यू आई, दो वैल्यूज हमें अलग अलग आ गई, प्रोजेक्ट ए की अलग प्रोजेक्ट बी की अलग, इसमें जिसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा है, प्रोजेक्ट ए की ज्यादा है रेट ऑफ रिटर्न इन कंपैरिजन टू प्रोजेक्ट बी, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बताओ, अब कुछ क्लियर हुआ? यस मैम। कुछ करना नहीं होता है, बस इतना याद रखो, फॉर्मूले में हम एवरेज अगर इनफ्लो देख रहे हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट भी एवरेज ही देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये नहीं करना कि अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट ए की लाइफ साइकिल 4 साल है तो इन्वेस्टमेंट को 4 से डिवाइड करो, ऐसा नहीं करना है, हमें एवरेज निकालना है। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, उसका जस्ट हाफ करके या 2 से डिवाइड करके। अब क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। अभी जो दूसरी क्लास है वो 1 बजे से है, 1 बजे से है ना, अभी करीब हम लोगों के पास 2 घंटे का टाइम है। ये क्वेश्चन खुद से करोगे,
अगर नहीं मैम आए 1 बजे की 2 बजे? 1 बजे अच्छा दो, हाँ हाँ 2 बजे से है, 2 बजे से, सॉरी सॉरी, 2 बजे से है। तो जो ये 2 बजे से क्लास है उससे पहले 2 घंटे का वक्त है, तुम लोग ये बार ये क्वेश्चन खुद से करके देखोगे? यस मैम। करके देखना, नहीं आएगा तो उस क्लास में तो हम ये आज हमें एक्चुअली ये टॉपिक खत्म करना है। कैपिटल बजटिंग 2 हफ्ते से चल रहा है ना, बहुत दिन हो गए हैं। तो एक बार करके ओके। देखना, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है? कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों। निकालने की कोशिश करना, पे बैक पीरियड नहीं, वो तो आता ही है, वो तो कर ले जाओगे। सिर्फ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना, ठीक है? कोशिश करना, ओके अगर मैम। नहीं आएगा तो हम बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है? ओके, तो आज की क्लास वाइंड अप करें? यस मैम। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 2 बजे, ठीक है? तलवारों। ओके मैम।